गैर धार्मिक अभिलेख मौर्य काल के इतिहास को जानने का, अशोक के इतिहास को जानने का सबसे महत्वपूर्ण जो हिस्सा है। इससे पहले हमने पढ़ाया था कि अशोक के अभिलेख पाली और प्राकृत भाषा में है। अशोक के अभिलेख 3rd सेंचुरी BC से की घटना, ये 269 BC से 232 BC में 37 वर्ष के शासनकाल में अशोक ने करीब 50 से अधिक लेख लिखा जो कर्पस वर्ण है। और कब कब शासन के किस वर्ष में उसने कौन सा अभिलेख लिखवाया वो सब हम पढ़ चुके हैं। आज के क्लास में पढ़ रहे हैं गैर धार्मिक अभिलेख। इसकी संख्या कितनी है? 23 तो इस तरीके से गैर धार्मिक अभिलेख को 3 हिस्से में बांटा गया है। पहला मेजर रॉक एडिक्ट माने बृहद शिलालेख 1 से 14 तक। इसका सिंबल जो होता है वो त्रिभुज के आकार का होता है। ये पूछता है परीक्षा में कभी कभी, एक सिंबल दे देगा, पूछेगा ये किस अभिलेख को दर्शाता है, तो क्या बोलेंगे हम लोग? हाँ, बृहद शिलालेख को दर्शाता है। दूसरा हो गया SMARE माने लघु बृहद शिलालेख, माने बृहद शिलालेख से थोड़ा सा क्या होगा, थोड़ा सा छोटा होगा। और ये त्रिभुज लेकर ऊपर से नीचे एक लाइनिंग खींच देंगे। और तीसरा होता है पिलर इंस्क्रिप्शन, स्तंभ लेख 1 से लेकर 7 तक। इसका भी सिंबल देख लो, पिलर की तरह लिखा है और ऊपर जो खोप होता है, बेड़ी होता है, उसके जैसे डिजाइन बना हुआ है एकदम पत्ते की तरह। तो इस तरीके से गैर धार्मिक अभिलेख उसके 23 हुए और धार्मिक अभिलेख उसके कितने हैं? 30 है। उस धार्मिक अभिलेख में से लघु शिलालेख माने माइनर रॉक एडिक्ट, यह जो है वह 20 है। गुहा लेख केव इंस्क्रिप्शन 4 है। स्मारक लेख यह पिलर इंस्क्रिप्शन है जो 2 है। और संघ भेद लेख यह समझ लो कि इसकी संख्या कितनी है? 5 है। तो इसमें से जो इम्पोर्टेंट है वो सब मैं तुम्हें थोड़ा सा बता दूँ। सबसे पहले माइनर रॉक एडिक्ट लघु शिलालेख की अगर हम बात करेंगे तो हाँ 3 ही रहेगा, उसको सुधार लेंगे हम लोग। तो मैं माइनर रॉक एडिक्ट जो है लघु शिलालेख, ये पूछता है कि कहाँ कहाँ से मिले हैं। 2-3 तरीके से, काफ़ी इम्पोर्टेंट। इस पर स्टार ही लगा लो, इसके धार्मिक अभिलेख पर ही स्टार लगा लो, क्योंकि पूछेगा मास्की, ब्रह्मगिरी, भब्रू, गंधार, गुर्जरा, नेटुर, सन्नाथी, उद्गोलन, जटिंग, रामेश्वर, तक्षशिला, लंपाक, लम्हाम लेख और पालकी गाउंड लेख, ये सब के सब यह लघु शिलालेख उदाहरण है। पूछ देता है कि मास्की का अभिलेख कौन सा अभिलेख है? लघु शिलालेख। अगला है गुहा लेख। गुहा लेख में काफ़ी इम्पोर्टेंट बराबर की पहाड़ियाँ हैं। बराबर की पहाड़ियाँ, पहाड़ियों में ही निगरूद गुफा लेख, खलती गुफा लेख, सुप्रिया गुफा लेख, पान बुरारिया गुहा लेख, कोई गुफा लेख भी कहेंगे, इसमें कोई टेंशन न लेना है। ये चारों की चारों इसमें जो भी है, ये कौन सी पहाड़ी में स्थित है? बराबर की पहाड़ियों में। और अगला इसमें से स्मारक लेख 2 है, रूमिनदेई लेख तथा निगली सागर लेख। इसके बाद तुरंत हम पढ़ेंगे इसका क्या महत्व है, ये सब कौन कौन अभिलेख में क्या मुख्य तौर पे दिया हुआ है। और अंतिम है इसमें का संघ भेद लेख। संघ भेद लेख में समझ लो इसमें 3 है, सांची लेख, सारनाथ लेख और कौशाम्बी लेख। सांची के स्तूप का नाम सुने हो तुम लोग? तो सांची लेख कौन सा लेख है जी? संघ भेद लेख है, ठीक है ना जी। सारनाथ लेख और कौशाम्बी लेख। अब इसमें से जो एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे, इसमें से व्यक्तिगत लेख जो है वह है कि रानी का लेख। एक लेख है, कौन सा लेख? रानी का लेख, जो कौशाम्बी प्रयाग में स्थित है, उसे कौन सा लेख कहते हैं हम लोग? व्यक्तिगत लेख। तो अब हम इसमें से एक एक करके ये पढ़ने जा रहे हैं कि गैर धार्मिक अभिलेख जो टेस्ट है उसमें मेजर रॉक एडिक्ट 1 से 14 तक, बृहद शिलालेख 1 से 14, ये कहता है कि ये भारतीय उपमहाद्वीप में 8 जगह से मिला है। मेजर रॉक एडिक्ट कहाँ कहाँ से मिलेंगे? 8 जगह। पहला मिलेगा कालसी, कहाँ पे? ये
उत्तरांचल देहरादून, उत्तरांचल भी उत्तराखंड हम कहते हैं बच्चों। तो ये पूछता है परीक्षा में कालसी कहाँ स्थित है, तो क्या मारेंगे ठीक हम, उत्तरांचल में देहरादून। दूसरा है गिरनार, गिरनार कहाँ स्थित है, जूनागढ़ पहाड़ी गुजरात में। तीसरा है सुरपारक, यह थाने महाराष्ट्र में है, अड़ा से भी होता है, थाने थाने भी होता है। अगला इसमें से येरागुड्डी, येरागुड्डी कहाँ है, कुर्नूल आंध्र प्रदेश में। धौली और जौगढ़ ये दोनों पुरी और गंजाम, ये समझ लो उड़ीसा में स्थित है। धौली और जौगढ़ कहाँ पे है, पुरी और गंजाम उड़ीसा में। मनसेहरा अभिलेख ये कहाँ है, पाकिस्तान। और शहबाजगढ़ी अभिलेख यह भी कहाँ है। मतलब ये बताता है अशोक के 8 माने अभिलेखों का अलग अलग हिस्से में मिलना। ये बताता है कि अशोक अपने शासनकाल में अलग अलग जगहों पर अपना अभिलेख खुदवाया था, तो जाहिर सी बात है उसका शासनकाल यहाँ तक फैला हुआ है। तो पाकिस्तान में अशोक का शासनकाल था, यह कौन से अभिलेख से पता चलता है, मनसेहरा और शहबाजगढ़ी। तो ये याद रखोगे तुम लोग बच्चे, सामान्य नहीं चीज़ें पढ़ रहे हो सभी, मैं बता दिया तुम्हें। आगे कहते इसमें मनसेहरा एवं शहबाजगढ़ी से प्राप्त लेख खरोष्ठी लिपि माने गैर प्राकृत गैर ब्राह्मी लेख कहा जाता है। याद रखेंगे हम लोग, मैंने बताया था भारत की लिपि है कौन कौन, ब्राह्मी लिपि और प्राकृत लिपि और पाली लिपि, ये सब ठीक है ना। तो पाली भाषा है, प्राकृत भाषा है और ब्राह्मी यहाँ की लिपि है। लेकिन जैसे ही हम पश्चिम की तरफ जाएंगे तो पश्चिमी एशिया की भाषा है, वहाँ से समझ लो अरेमाइक लिपि, हमारे यहाँ की ब्राह्मी लिपि और वहाँ की अरेमाइक लिपि। अब बीच से सटे हुए जो मिलेगा वहाँ क्या मिलेगा, खरोष्ठी लिपि। ये पश्चिमी समय मिला जुला रूप है ये, ठीक है। तो इस तरीके से अब इसमें कहता है, याद रखेंगे प्राकृत भाषा होगा, संस्कृत भाषा होगा, पाली भाषा होगा। तीनों भाषा में भी अंतर में बताया था। संस्कृत तो विशुद्ध संस्कृत हम लोग उसमें जानते ही हो। प्राकृत क्या होता है बच्चे, हाँ संस्कृत और स्थानीय भाषा का मिला जुला रूप होता है, और पाली स्थानीय भाषा होता है। तो इस तरीके से अब लिपि की भी बात करेंगे तो ब्राह्मी लिपि हमारे देश की लिपि हो जाएगी, अरेमाइक लिपि या विदेश की लिपि हो जाएगी पश्चिम की, और बीच से दोनों का थोड़ा सा मिला जुला रूप होगा, वो कौन सा होगा, खरोष्ठी लिपि। तो पाकिस्तान पश्चिम की तरफ जा रहे हैं तो वहाँ कौन सी लिपि मिलेगा, खरोष्ठी। और पश्चिम चले जाएंगे तब कौन सा लिपि मिलेगा, अरेमाइक लिपि। तो हम इसमें पढ़ेंगे फिर से एक बार कि इसमें मनसेहरा शहबाजगढ़ी से प्राप्त लेख खरोष्ठी लिपि माने समझे गैर प्राकृत गैर ब्राह्मी लेख कहलाता है ये। बाकी समस्त जगह से प्राप्त लेख ब्राह्मी लिपि और प्राकृत भाषा में लेख कहलाते हैं। येरागुड्डी आंध्र प्रदेश से प्राप्त अभिलेख हालावर्त शैली लेख कहलाता है। ये सभी लेख शासन के 12वें एंड 14वें वर्ष में खुलवाए गए हैं। हालावर्त मतलब समझ लो बच्चे, सीधे जाना फिर उल्टे आना, सीधे जाना उल्टे जाना, ठीक है ना, ऐसे जाएंगे और फिर ऐसे आ जाएंगे, ये हालावर्त श्रेणी में कहलाता है। और सिंधु घाटी सभ्यता में भी यही मैंने शैली लिखी जाती है। और उस समय सिंधु घाटी सभ्यता की अगर बात करें, याद करो सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सी लिपि थी, भाव चित्रात्मक, इंग्लिश में बोले तो पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट, पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट। उसी के समकालीन में हमारे अगर चले जाएंगे वहाँ मेसोपोटामिया, तो वहाँ कौन सी लिपि थी, किलाक्षर लिपि, इंग्लिश में बोले तो क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट। ये याद रखोगे तुम लोग। तब आते हैं हम लोग बच्चे, अभी तक हम पढ़ रहे थे कि मेजर रॉक एडिक्ट जो 14 है वो भारत में कहाँ कहाँ से मिले हैं, मुख्य तौर पे उसकी भाषा क्या है, ये सब। अब हम पढ़ने जा रहे हैं मेजर रॉक एडिक्ट 1 के बारे में। तो सब के बारे में एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं बच्चे। मेजर रॉक एडिक्ट बृहद शिलालेख 1 कहता है, इसमें पशु हिंसा पर सीमित रोक, समाजस माने हिंसा युक्त गोष्ठी पर पूर्ण रोक है। माने ऐसा कोई भी गोष्ठी नहीं कर सकते हो जिसमें सामूहिक रूप से हिंसा करने की बातें की गई हो। तो हिंसा पर रोकने के लिए गोष्ठी का मतलब होता है कि एक मीटिंग, समझिए जो सभा करते हैं हम लोग, तो हिंसा युक्त गोष्ठी, जैसे कहीं एक जगह इकट्ठे होते हैं, पहले बलि प्रथा जो दी जाती थी काफ़ी,
सभी लोग एक जगह इकट्ठे हो जाते थे, वैदिक काल में समझ लो, और गायों की बलि दी जाती थी बच्चे। गाय की बलि दी जाती थी तो सीरियल देखना, रावण सीरियल, रावण आता है और पूछता है कि ये क्या कर रहे हैं आप लोग। तो बोलते हैं सभी ब्राह्मण वहाँ के, हट जाओ, गाय की बलि दे रहे हैं, इसमें विघ्न न डालो। रावण तो हमेशा विघ्न डालते रहता है। पूछता है रावण कि आखिर इसकी बलि क्यों, गाय की बलि क्यों दी जा रही है। तो बताते हैं गाय पवित्र जानवर है, इसकी बलि देने से देवता प्रसन्न होते हैं। तो रावण कहता है कि हे ब्राह्मणों, यदि गाय पवित्र है और इसकी बलि देने से अगर देवता अगर प्रसन्न हो सकते हैं तो उससे पवित्र तो ब्राह्मण होते हैं। मैं अगर आपका बलि दे दूँ तब देवता कितने प्रसन्न होंगे। और वो भागना शुरू करते हैं वहाँ से वे सभी, और कहते हैं ये तुष्ट हो गया है, एकदम ये राक्षस हो गया है, राक्षस। और इस तरीके से जो पुरोहित वर्ग के लोग होते हैं उनको राक्षस की श्रेणी में ला देते हैं। सच पूछो तो रावण कोई राक्षस नहीं था, वो भी ब्राह्मण पुत्र ही था, समझिए। लेकिन वो आवाज़ उठाता था किसका, एससी कैटेगरी के लोगों का, एसटी कैटेगरी के लोगों का, माने शूद्रों को हक दिलाने की बात वो करने लगा, जिसका नतीजा हुआ कि उसे विलेन बना दिया गया, उसे राक्षस बना दिया गया। चलो मूल टॉपिक यहाँ पे आते हैं हम लोग। मेजर रॉक एडिक्ट 1 अशोक काल का है। इसमें पशु हिंसा पर रोक की बात कहाँ से प्राप्त होता है, अशोक के मेजर रॉक एडिक्ट 1 से, ठीक है। इसमें समाजस माने हिंसा युक्त गोष्ठी पर पूर्ण रोक है, यानी रोग से संबंधित अभिलेख है। सीधा सीधा पूछता है कि रोग से संबंधित, हिंसा पर रोग से संबंधित अभिलेख कौन सा है। मेजर एडिक्ट 1, 2, 3, 4 दे देगा, क्या टिक मारेंगे 1। इसमें कहता है कि 2 मोर और 1 मृग माने बलि जारी राजकीय पाठशाला में। कहते हैं कि ठीक है हिंसा पे रोक रहेगा, लेकिन मात्र मेरे पाकशाला में 2 चीज़ें, मात्र प्रतिदिन 2 मोर बनेंगी और 1 मृग बनेगा। उतना ही मीट खाएंगे, उससे ज़्यादा खाने की जरूरत नहीं है हमको। समझ में आ गया। अशोक पहले माने आदर्शवादी के साथ साथ यथार्थवादी का ये प्रमाण है। माने ये जरूर कहता है कि भाई ज़्यादा हिंसा करने की जरूरत नहीं है। वो विभिन्नकारी अशोक, चंडा अशोक, जिसकी म्यान से एक बार तलवार निकल जाए तो जब तक सैकड़ों लोगों का खून नहीं पी लेती थी बच्ची, वो वंदन नहीं लाती थी। वो अशोक समस्त हिंसा पर रोक लगवाता है और धीरे धीरे समझ लो कहता है कि बस अब ज़्यादा आइटम बनाने की जरूरत नहीं है, मात्र क्या बनेगा 2 मोर और 1 मृग बनेगा एकदम डेली, बस, ठीक है। तो इस तरीके से मेजर रॉक एडिक्ट ये हिंसा पर रोक से संबंधित है। कुल मिलाकर इतना समझोगे, समझ में आ गया ना। पाठशाला में प्रतिदिन क्या बनता है ये भी बता लोगे तुम लोग। नेक्स्ट इसमें से मेजर रॉक एडिक्ट 2 कहते दक्षिण के 5 चोल, ये नॉर्थ तमिलनाडु में है। काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये हिस्ट्री सामान्य नहीं है बच्चे, मैं बता दिया कौन कौन उस समय, जिस समय अशोक का शासनकाल उत्तर में है, उस समय दक्षिण में किधर किधर किसका शासनकाल है, ये थोड़ा यही बताता है। तो दक्षिण के 5 पड़ोसी उसके चोल कहाँ रहते हैं, नॉर्थ तमिलनाडु। पांडे कहाँ रहते हैं, साउथ तमिलनाडु। सरियपुत्र कहाँ रहते हैं, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे। उसके बाद केरल पुत्र कहाँ है, केरल में। ताम्रपर्णी कहाँ है, श्रीलंका में। याद रखेंगे ताम्रपर्णी की हम बोलेंगे हम लोग श्रीलंका। तथा नॉर्थ वेस्ट के एक पड़ोसी मतलब उत्तर पश्चिम में एक पड़ोसी है अंतियोकस द्वितीय, सीरिया का शासक अंतियोकस द्वितीय। याद करो किस किस चीज़ का डिमांड हुआ था, याद है ना सब। तो हाँ वो सब एकदम याद रहना चाहिए बच्चे। इसका उल्लेख है साम्राज्य विस्तार निर्धारण में मेजर रॉक एडिक्ट अप टू काफ़ी महत्वपूर्ण है बच्चे। तो ये इतिहास में लेखन में मददगार लेख है। जन कल्याण की चर्चा इसमें है। अपने राज्य पड़ोसी राज्य के में धम्म के फैलने की चर्चा इसमें है। कुआं, वृक्ष चिकित्सालय, पशु चिकित्सालय बनवाने की चर्चा इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट। अशोक ने समझो कि जैसे ही अहिंसावादी नीति अपनाना शुरू करता है, कई सारे ये समझो कि अभिलेख लिखवाता है और वो बताता है कि हिंसा में कुछ नहीं रखा है। चारों तरफ ऐसा करो, अभी चारों तरफ कुआं खुदवा दो, वृक्ष लगवा दो, चिकित्सालय बनाओ, पशु चिकित्सालय बनाओ, सबको मदद करो। ये सब की चर्चा कौन सा अभिलेख उसका करता है, मेजर रॉक एडिक्ट 2। इसी के साथ दक्षिण भारत में उस समय कौन कौन से शासक हैं ये लिखते हो। लिखना नहीं है, मैं बता दिया। तुम सबको कल के फेयर जब मुझे दिखाओगे बच्चे
तो मैं यहाँ शॉर्ट में लिखा हूँ, लेकिन तुम इसको एक्सप्लेन करके लिखोगे। और भारत का एक मानचित्र बनाओगे। भारत के मानचित्र में दक्षिण भारत में ऊपर का अशोक साम्राज्य और नीचे किधर चोल किधर है, पांड्य किधर है, शरीपुत्र, केरल पुत्र, ताम्रपर्णी, अंत्योदश द्वितीय, ये सब मैप पे दर्शा लोगे। ये सबसे संक्षिप्त नोट्स में लिखवाया हूँ, लेकिन तुम्हें इसको क्या करना है, एक्सप्लेन करके लाना है। पढ़ते हैं मेजर ऑफ एडिक्ट। पूरा बोलोगे कि मेजर ऑफ एडिक्ट मुख्य तौर पे अशोक के समय के शासनकाल को तो बताता ही है, सांसद क्षेत्र विस्तार को भी बताता है कि उसके एरिया से कौन बाहर हैं और कौन उसके क्षेत्राधीन हैं। जैसे वो बताता है कि दक्षिण के 5 शासक, ठीक है ना, उसके पड़ोसी हैं। कौन कौन लिख दोगे? जैसे मैंने लिखा साम्राज्य विस्तार निर्धारण में, मात्र इतना ही मैंने लिखा, तो तुम लिखोगी कि मेजर ऑफ एडिक्ट अशोक के साम्राज्य विस्तार निर्धारण में मदद करता है, ठीक है ना। और ये बताता है कि मान इतिहास लेखन में यह एक मददगार लेख है, इसमें जन कल्याण की चर्चा है और बताया जाता है कि लोगों के कल्याण के लिए इंसान को काम करना चाहिए। इसलिए कुआं खुदवाना चाहिए, वृक्ष लगवाना चाहिए, पशु चिकित्सालय बनाना चाहिए, चिकित्सालय बनवाना चाहिए। हाँ, अपनी लैंग्वेज में लिख लेना है। समझ में आ गया? ये शॉर्टेस्ट नोट्स है, तुम अपने लैंग्वेज में लिखो। मेजर ऑफ एडिक्ट 3। मेजर ऑफ एडिक्ट 3 ये दूसरे वीडियो में पढ़ते हैं हम लोग।